राधे राधे मित्रों। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, तो ऐसे में एक बार फिर से आपके सामने, आपके समक्ष रूबरू होने की इच्छा हुई, सो मैं हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं अपना कुछ बोलूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे कि कांग्रेस का विजय रथ, कांग्रेस का विजय रथ दौड़ रहा है सरपट, कहता है आगे से हट, वरना तू हताहत, ठकाठक ठकाठक अग्निपथ विजय रथ। राधे राधे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा समय आपसे मांगता हूँ, कृपया मेरी बात सुने। जो मैं कहना चाहता हूँ उसको जानने और महसूस करने की कोशिश करें। ये जो विजय रथ, कांग्रेस का जो विजय रथ इस अग्निपथ के ऊपर दौड़ रहा है, हर रोज नई गति पकड़ रहा है और गति इसकी तेज होती जा रही है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कांग्रेस के सिपाही धूप में इस रथ को लगातार धक्का नहीं मार रहे हैं, खींच रहे हैं। और हमारे प्रिय नेता, होनहार युवा, सुंदर, सुडौल, सरल देवेंद्र जग्गी इस रथ पर आसीन, विजय पताका हाथ में फहराते हुए राजधानी की ओर कूच कर चुके हैं। अब थोड़ा ही समय बाकी है कि ये रथ 4 जून को विधानसभा के द्वार पर जाकर रुकेगा। मित्रों, ये तो हुई थोड़ी सी भूमिका। अब मैं मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूँ कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जो आपका रथ है, इसको घर घर, हर गली, हर कूचे, हर बूथ, हर द्वार पर ले जाना है और लोगों को बताना है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी जग्गी को आखिर क्यों वोट करें। तो इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी की कमियों को, नाकामियों को एक एक करके गिनाना है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, फेंस सिटर्स हैं। फेंस सिटर्स बोले तो वो एक सीमा पर बैठे हैं, बाड़ पर बैठे हैं, उनको पता नहीं लग रहा है कहाँ जाएं। और ये बीजेपी की विचारधारा वाले लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। उनको पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ जाए। जो व्यक्ति अब तक कांग्रेस में था और कांग्रेस से निकल करके दूसरे पाले में चला गया और वहाँ जो उनके पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने टिकट के उम्मीदवार थे, उनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया, तो वहाँ पे एक डिसकंटेंट, जिसको बोलते हैं निराशा, व्याप्त है। और वो लोग
फेंस सिटर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, आते हैं, उनको बस थोड़ा सा कांटेक्ट करके, उनसे बात करके अपनी ओर किया जा सकता है। और मेरा अपना ये विचार है कि ये जो फेंस सिटर्स की जो ग्रुप है, ये बहुत बड़ी एक निर्णायक भूमिका, रोल इस चुनाव में करने वाला है। तो इस चीज़ को आप भुनाएं। दूसरी बात ये है कि जो सुधीर शर्मा जी हैं, इनके मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पिछले साल शुरू में अपने घर में अपने पोते के मुंडन के उपलक्ष्य में एक समारोह धाम का आयोजन किया था। मैं स्वयं निमंत्रण पत्र लेकर के सुधीर शर्मा जी के घर गया। वहाँ एक गार्ड बैठे थे, तो गार्ड ने से मैंने पूछा भी मैं विधायक जी से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे अंदर जाने दें। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अभी थक के आए हैं बाहर से, कहीं सोए हुए आराम कर रहे हैं। मैंने कहा मैं उनको, आप निमंत्रण पत्र कहता मुझे दे दीजिए, इनविटेशन कार्ड मैं उनको दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ और बात भी करनी है। तो कहते नहीं है अभी आप नहीं मिल सकते। तो मैंने निमंत्रण पत्र भी नहीं दिया। आई फेल्ट इंसल्टेड कि भाई देखो, हमने वोट डाला, हमने जितवाया, भले ही मेरा एक वोट था या मेरे परिवार के वोट थे 2-4 डाले, ठीक है, लेकिन हमारा ही बंदा हमसे मिलने के लिए जो है अब अप्रोचेबल नहीं है, तो हम क्या करें। मैं वापस आ गया। तो एक तो बात ये है कि जैसी सभाओं में भी, जनसभाओं में भी जो वक्ता लोग हैं, हमारे सीनियर कांग्रेसी लीडर्स हैं, इवन हमारे सीएम साहब भी जब आए थे अभी नामांकन वाले दिन, रैली हुई थी, उसमें उन्होंने भी बताया कि कैसे ये लोग इन तक पहुंच ही नहीं पाते थे, जाकर के दरवाजे से वापस आ जाते थे। अरे भाई, आप विधायक हैं, आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारे सुख दुख में शामिल नहीं होंगे और अपने मस्त रहेंगे, तो कैसे बात चलेगी। तो एक तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, इनके खिलाफ है। हम सबको इस नेगेटिव पॉइंट को जो है एक्सप्लॉइट करना है, अपनी फेवर में लाना है, लोगों को बताना है। लोग वैसे पहले भी जानते हैं। दूसरी बात है ये है कि हम अब ठगे हुए महसूस करते हैं। ठगे इन द सेंस कि भाई देखो, वोट हमारा चोरी हो गया, हमने बंदे को, साहब को 5 साल के लिए भेजा कि जाओ भाई हमारा प्रतिनिधित्व करो। हम सारे तो जा नहीं ना सकते विधानसभा में, आप जाइए वहाँ पे, हमारी जो है आवाज़ बन के बताइए समस्याएं जनमानस की, इस एरिए की, क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की। तो 5 साल के लिए तो ये तो कुछ और ही चल रहा था दिमाग में। 1.5 साल में ही इन्होंने जो है अपने हथियार डाल दिए, और नाराज़गी किसी वजह से भी सरकार में थी, सीएम साहब के साथ ही, सुखू जी के साथ ही, और भुगतना हमें पड़ा। वोट हमारा चोरी हो गया, हमारे वोट की कोई कीमत नहीं रही, हम बेवकूफ़ बन गए। तो अब दोबारा नहीं बनेंगे, अब हम दोबारा नहीं बनेंगे। गलती नहीं करना है हमने वोट पोलिंग बूथ पे जाकर के भी, वो ही तो कांग्रेस ही है, ये चले गए हैं भाई, अब उनकी जगह हमारे देवेंद्र जग्गी को वोट डालना है, ठीक है। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई जो बंदा पिछले इतने सालों से उनके पिताजी जुड़े हुए थे, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कब चले गए, गलती से भी हो सकता है वोट डल जाए। नहीं, बड़ी सावधानी बरतनी है। उसके बाद क्या है कि विकास के नाम पे जीरो, कोई काम नहीं हुआ, हमारा स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं हुआ, हमारी कूड़े की व्यवस्था, जो संग्रहण की व्यवस्था चरमरा गई, हमारे नल फूटे हुए थे, बाहर नालियां, पानी बहता था, सारा सिस्टम बैठ गया था, कोई सुनने वाला नहीं था, विधायक ही नहीं था।
और जब इन्होंने आखिर में जाकर के एक जो अपना दोस्तों के साथ मिलकर के कार्यक्रम किया और उसके बाद गोल हो गए, बाहर चले गए। बाहर क्यों चले गए? ये बाहर नहीं जाना चाहिए था। किस चीज़ का डर था? ये छाती ठोक के कहते अगर सच्चाई थी। लेकिन भागता कौन है? जो गलती करता है, जिसमें गिल्टी कॉन्शियंस होती है। अब हमारा विधानसभा क्षेत्र अनाथ हो गया, कोई बंदा ही नहीं था यहाँ, सब बाहर घूम रहे हैं। कोई पंचकुला जा रहा है, कोई उड़ के वहाँ जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं। लोग ठगे हुए महसूस कर रहे थे। और आगे जो सिलसिला हुआ उसके चलते जो है दोबारा ये उपचुनाव का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो अब ये है कि जितनी भी कांग्रेस की विधायक के तौर पर जो कमज़ोरियां हैं वो हाईलाइट करनी है, और दूसरी एज ए होल ओवरऑल जो भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोरियां हैं, जो इन्होंने झूठे वादे किए हैं और जो मुद्दों के ऊपर ये बात नहीं कर रहे हैं, असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, इनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। सब इधर उधर की बातें हो रही हैं। कोई गहने बेच रहा है, कोई मंगलसूत्र खींच रहा है, ठीक है, कोई धर्म के नाम पर हो रही है, बातें हो रही हैं। असली मुद्दा जो लोगों जनमानस से जुड़ा हुआ है कि भी लोग बेकार घूम रहे हैं, काम करने के लिए नहीं है, महंगाई जो है छप्पर फाड़ के ऊपर निकल गई है, तो कुछ नहीं है। ये इस चीज़ को आप हाईलाइट करें। अब मैं ये बताता हूँ, इनके अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पेट्रोल की क्या कीमत है? अभी 100 से पार हो गया है पेट्रोल। जो पेट्रोल 2014 में 50-60 रुपये के आसपास होता था, वो डबल हो गया। उसके चलते क्या हुआ, महंगाई जो है जोर पकड़ गई। इनको पता ही नहीं है कि महंगाई बढ़ क्यों रही है, ये दूसरी वो इसमें खोए हुए हैं। अरे भाई, जब पेट्रोल है, डीजल है, आप महंगा कर दोगे, ठीक है, तो जो लॉजिस्टिक्स की जो हमारी जो कंपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की, जो कैरियर्स हैं, ट्रक वाले, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो जब सामान की ढुलाई का भाड़ा बढ़ा देंगे तो सामान महंगा हो जाएगा। सामान महंगा हो गया, लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ क्या है कि लोग जितने भी काम करने वाले हैं सब स्कूटर कार में जाते हैं, ठीक है, मजदूर भी आजकल मोटरसाइकिल लेकर के जाते हैं, उनको पेट्रोल का ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो एक तो उनकी परचेजिंग पावर कम कर दिया आपने, ऊपर से महंगाई बढ़ गई, डबल मार हो गई नहीं, ठीक है। तो इस तरक्की का हम क्या करेंगे? अभी पेट्रोल की हालत ये है कि जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो हम बाहर से आयात करते हैं अपने यहाँ इंडिया में, भारत में, उसकी कीमत लगभग हमारी करेंसी में 32 रुपये पर लीटर पड़ती है। 1-2 रुपये इधर उधर हो सकते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो 32 रुपये का कच्चा तेल आता है, उसके ऊपर 4 या 5 रुपये जो है उसके प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग के चार्जेस और लॉजिस्टिक्स के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जो आगे ट्रकों में उसकी ढुलाई होती है। तो 32 और 4 36 रुपये हो गए। अब 100 रुपये मार्केट में तेल मिल रहा है, ठीक है, तो 100 रुपये में से अगर हम 36 रुपये कम कर देते हैं तो 64 हुए। अब ये 64 रुपये कौन खा रहा है? ये 64 रुपये जो है सरकार और इनकी जो कंपनियां हैं, 3 या 4 जो भी हैं, और जो रिफाइनर्स हैं, रिलायंस पेट्रोलियम, अडानी अंबानी की जो कंपनियां हैं, ये मुनाफाखोरी कर रही हैं। इंटरनेशनल प्राइस जो है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्रूड ऑयल का
बढ़ता है तो तुरंत बढ़ा देते हैं ये पेट्रोल के दाम, और कम होता है तो भूल जाते हैं, कम करते नहीं हैं। और कहने को कि ये तो जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव से के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ठगी हो रही है। इसको अगर मैनेज करें प्रॉपरली तो महंगाई कम हो सकती है हमारी। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है, यह बात प्लीज़ आप समझें, और ये बात समझें जब क्षेत्र में जाएं तो आप लोग बताएं उनको कि ये पॉलिसी इनकी क्या है, कौन इकोनॉमिस्ट इनके पास बैठे हुए हैं। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, तो एक तो पॉइंट ये हो गया। जो आंकड़े ये इकट्ठे कर रहे हैं वो क्या करते हैं, किसी की प्रमोशन होती है उसको बुला लेते हैं, उसका प्रमोशन का लेटर दे देते हैं और ये कहते हैं इतनी नौकरियां होंगी, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी कर देते हैं। तो बेरोजगारी का कारण ये है, सरकारी नौकरियां नहीं हैं। ठीक है, जब इम्तहान करते हैं तो नकलें हो जाती हैं, फिर पेपर कैंसिल हो जाते हैं, तो नौकरी ढूंढने वाले फिर परेशान युवा हमारे। और फिर रहा प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है, निजी जो क्षेत्र है, कि जब महंगाई इतनी है, लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति, उनके हाथ में जो पैसा है वो कम हो रहा है, तो खरीदें क्या, डिमांड कम होगी। अब जब लोगों की मांग कम हो जाएगी तो बाजार से क्या खरीदेंगे, वो चीज़ें तो खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। जब कम चीज़ें खरीदेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, करनी पड़ेगी। जब प्रोडक्शन कम होगी तो ले ऑफ्स होंगे, छटनी होगी और नए लोग रखे नहीं जाएंगे, तो अपने आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस के टाइम में 2014 में जब तक उनका रूल था, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भारत में 3.5% था। अब 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ करके 6.5 से 7% के बीच में घूम रहा है, डबल हो गया। क्यों हुआ, ये जो इनकी नीतियां हैं, दूसरे चक्रों में उलझे हुए हैं, गहने चुरा करके बेचो, ये करो, इन चक्रों में फंसे हुए हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने हिसाब से चलाते हैं। जो अर्थशास्त्री हैं उनको बोलने नहीं देते, कहते नहीं ऐसे करो, आपको क्या पता। रिजर्व बैंक के गवर्नर को जैसे बोलते हैं वो वैसे करना पड़ता है। इस वक्त मैं खुद बैंकर हूँ, द ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड। कोई इंडिपेंडेंट डिसीजंस ना वहाँ पे नहीं हो रहे हैं। उसको बताया जाता है कि भाई रिपो रेट इतना कर दो, ब्याज की दरें घटा दो, बढ़ा दो, अपने हिसाब से ये हो रहा है। संस्थाएं इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, और प्रेस आप देख ही रहे हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टेलीविज़न हो, अखबार हो, कोई भी मतलब अपोजिशन की, गरीबों की बात को दिखाने बताने के लिए तैयार नहीं है। बस मोदी जी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, प्रोजेक्शन हो रही है। तो मीडिया ऑल्सो कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द रूलिंग पार्टी। वो रिपोर्टिंग कर ही नहीं रहे हैं। जिन्होंने कोशिश की कुछ ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करने की, वो निकाल दिए गए। उन्होंने अपने चैनल छोटे छोटे खोल रही है, कोई बोल ही नहीं सकता। मैंने एक बार क्या किया, सॉरी थोड़ी स्पीच मेरी लंबी हो जाएगी। मैंने एक बार एक अखबार में एक छोटा सा लेख लिखा, सरकार की कोई नीति थी उसको क्रिटिसाइज किया मैंने, और वही चीज़ जो है मैंने अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर डाल दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 मिनट के अंदर मुझे गालियाँ पड़नी शुरू हो गई। शेर छोड़ दिए, पकड़ो कौन है बंदा ये, और गालियाँ भी गलत चलत, बहुत गंदी गालियाँ। मैंने डिलीट ही कर दी। मैंने कहा अरे भाई ऐसे हम तो इज्जतदार आदमी हैं, हमें तो कोई टेढ़ी आँख से देख रहा, वहीं मर जाते हैं। तो ये गालियाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मेरा मुंह बंद हो गया, मेरी फ्रीडम टू स्पीच और फ्रीडम टू एक्सप्रेशन ख़त्म होगी वहीं, क्योंकि मेरे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया। तो ऐसे ही ये सारा आजकल चल रहा है। ये सब चीज़ें आप हाईलाइट करो, लोगों को बताओ
कि भाई ये हो रहा है, इसको मत होने। ओपीएस के बारे में अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एनपीएस और ओपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। बंदा 35 से 40 साल सरकारी दफ्तर में नौकरी करके आता है, घर पहुंचता है, रिटायर होके बड़े हार वगैरह बेचारे को डाले जाते हैं, ठीक है। आगे पेंशन नहीं है, क्या करे? बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाएगा, बच्चों की अपनी जिम्मेवारियां हैं, नहीं केयर कर पाते। उसका मेडिकल का एक्सपेंडिचर है, अपनी माता पिता जो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, जो रिटायर होके आया, उसकी कई ज़रूरतें होती हैं, खाने का खर्चा है, ठीक है, क्योंकि जो पैसा उसके पास था शादी में और मकान में लगा दिया, बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। अब ठन ठन गोपाल किसकी तरफ देगी? सरकार ने पेंशन देनी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी है नहीं है कोई भी, कहाँ जाए? ऐसे छोड़ दिया उसको, कहाँ जाएगा? वहाँ यस वहीं जाएगा, वृद्धाश्रम में जाएगा, वहाँ जाएगा, अकेला होगा तो अकेला जाएगा, अपनी पत्नी को भी साथ में लेके चला जाएगा। तो एक बार सदन चल रहा था हिमाचल विधानसभा में, इसी के मुद्दे के ऊपर बहस हो रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन जयराम ठाकुर जी ने ऐसा बयान दिया जिसको सुन करके मैं सुन हो गया था। क्या बयान था आप भी सुनिए, जानते भी होंगे आप। इन्होंने बयान दिया एम्प्लॉइज़ को एड्रेस करते हुए कि भाई आपको अगर पेंशन लेनी है ना तो नौकरी छोड़ दो, चुनाव लड़ो, जीतो और पेंशन लो। कितनी इररिस्पॉन्सिबल, कितनी इनसेंसिटिव, इनह्यूमन स्टेटमेंट है एक चीफ मिनिस्टर की। तो जो हमारे बुजुर्गों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति जिनका इतना मतलब गैर जिम्मेवाराना एक एटीट्यूड है, वो क्या कर सकते हैं? ठीक है। और डबल इंजन कर करके जो लोगों को बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। बीच का रास्ता देखना चाहिए, एक्सट्रीम पकड़ के पूरा बैठे रहते हैं। लोगों की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करना है, बस हम जीतें कैसे, 400 पार कैसे करें, यही नारा चल रहा है आजकल। अब 400 पार कर तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन भाई करोगे क्या? ये भी तो बताओ। महंगाई को कैसे कंट्रोल करोगे? अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल करोगे? शिक्षा को कैसे बढ़ाओगे? धर्म की राजनीति कब खत्म करोगे? दलितों की लिंचिंग कब खत्म करोगे? कोई दलित कहीं ये हो जाता है तो घड़ियाली बोलते तक नहीं। ये हाल है इनका, सिर्फ वोट दे रहे इनको। अब ये बात करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिकी है, बहुत बड़ी होने जा रही है। देखो 5वीं जगह स्थान पायदान पे आ गए हैं। कहाँ थे? कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया था। अब देखो, इनको ये नहीं पता कि ये जो तरक्की हो रही है, ये जब हमारी इकोनॉमी को ओपन किया था नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी जब गवर्नर थे और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो थे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, तब से इसका डीरेगुलेशन इकोनॉमी का शुरू हुआ था और ग्रोथ जो है उसकी ट्रेजेक्ट्री तब से हुई है। ये कहते हैं हाँ सब कुछ हमने किया, 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं और 60 साल कांग्रेस के राज में। आज ही यूएनओ का आज ही आया है, यूएनओ की रिपोर्ट आई है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोज एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम जीडीपी। पता नहीं कैसे आंकड़े निकाल लेते हैं। ये मैंने पहले अपने स्पीच में भी बताया था कि जो प्रोजेक्शन है और जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये इनमें कुछ जो है फजिंग है, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है इनकी। डिफ्लेटर ठीक इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन की जो वैल्यू को फीड करके नहीं बनाया जा रहा है प्रॉपर। चलो मान लेते हैं तरक्की हुई, बहुत तगड़ी हो रही है,
इंग्लैंड से ऊपर चला जाएगा, तीसरी पायदान पे आ जाएगा। अरे भाई, इंग्लैंड से ऊपर चला जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो क्या हो गया? लोग सड़कों पे क्यों सो रहे हैं? इतने मकान बना दिए, फिर भी लोग सड़कों पे हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी होगी, 80 करोड़ लोगों के पास अपना खरीद के खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। इंग्लैंड से कंपेयर कर रही है, यूनाइटेड किंगडम से कि हम उनसे बड़े हो गए। आपको मालूम है कि इंग्लैंड में जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया में, हमारी पर कैपिटा इनकम इंडिया में 15,000 रुपया प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलते हैं। और इंग्लैंड की कितनी है? सुन के हैरान परेशान हो जाएंगे, गूज बम्प हो जाएंगे। इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति आय जो है 3 से 3.5 लाख रुपया प्रति माह है, हमारी 15,000, और हम इंग्लैंड से बड़े हो जाएंगे कहते। इतना बड़ा पैराडॉक्स। क्या करनी है ऐसी हमने तरक्की देश की? कुछ लोगों के पास पैसा है, कुछ ही लोगों के पास पैसा है, तरक्की किए जाओ, जीडीपी बढ़ाए जाओ, और जो चुनिंदा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े अमीर लोग जो हैं, 1-2%, 3% जो भी है, उनकी झोलियाँ भरते जाओ। जब तक पैसे का बंटवारा नहीं होगा, अब ये फिर शोर मचाएंगे, बंटवारा कैसे करोगे? बंटवारा भाई ऐसे करो, जिनके पास ये जो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और अमीर लोग हैं, उनके ऊपर ऐसे टैक्सेशन पॉलिसी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बनाओ, कारपोरेट टैक्स को रैशनलाइज करो, उनसे ज़्यादा पैसा लो, उनकी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आपने बना रखी है 1-2%, उसको बढ़ाओ, ठीक है, और पैसे को वहाँ से सख्त करो और सिस्टम में डालो, लोगों के पास पहुँचाओ, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाओ। उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो करेगी। तो ये तो करना नहीं है आपने तो नारे लगाने हैं बस, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इनके ऊपर ध्यान नहीं है। बस 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, यही बात चल रही है। एक बात मैं और यहाँ पे जोर दे के कहना चाहता हूँ कि अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म है। अभी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो कह रहे थे कि भाई चलो, उनका बयान भी नहीं दोहराना चाहता, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी कि जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो जाए, ऐसा स्वाभाविक है। कृपया आप उन हमारे प्रत्याशी के बारे में, हमारी कांग्रेस की पार्टी के बारे में, इसकी कार्यशैली के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जो गलत बयानी करते हैं उसके ऊपर ध्यान ना दें, बिल्कुल भी ध्यान ना दें। खंडन करें, जोरदार तथ्यों के आधार पर खंडन करें। हम लोग जो है गलीबल हैं, शरीफ आदमी हैं, हो सकता है धोखे में आ जाए। वो ठगों वाली कहानी सुनी है आपने? 4-5-6 ठग इकट्ठे हो गए एक बार, और उन्होंने स्कीम बनाई कि वो बंदा आ रहा है बकरी लेकर के, एक बहुत बढ़िया बकरा है, इसको कैसे छीना जाए। तो प्लान बनाई उन्होंने, अलग अलग पॉइंटों के ऊपर खड़े हो गए। तो पहले ने बोला, अरे और भाई क्या हाल है, कुत्ता कहाँ से लाए, अच्छा कुत्ता है। दूसरे ने बोला, 200 मीटर पे खड़ा था मोड़ पे, और भाई क्या हाल चाल है तुम्हारा, सब ठीक है, ये कुत्ता भाई कहाँ से लाए, क्या बात है। तीसरे ने भी ऐसे बोला, छठे ने भी ऐसे बोला। उसके दिमाग में हो गया कि यार सच्ची में तो ये कुत्ता है, तो ये कहाँ से ले आया मैं इसे। उसने कुत्ता वहीं, वो बकरा वहीं छोड़ दिया और घर चला गया। वो 6 आए। मतलब ये है कि अगर एक आदमी, ये ज़्यादा आदमी एक ही चीज़ को बार बार मतलब दोहराएंगे तो हम लोग उस झांसे में ना आए, असलियत को पहचानें और उनको बोलने में जो भी बोलते। तो कुछ यही बात है। आगे मैं ये कहता हूँ कि ये तो बातें हो गई कि हम
भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को हाईलाइट करें और जो उनके प्रत्याशी हैं उनको वोट वो क्यों ना डालें लोग, ये बताएं। इसके साथ साथ पैरेलली हम ये करें कि जो हमारे प्रत्याशी हैं देवेंद्र जगी, ठीक है, हमारे लिए तो वो बेटा समान है या छोटा भाई है, ठीक है, लोग उनके जो प्लस पॉइंट हैं, ज़्यादातर प्लस ही पॉइंट हैं, वो बताएं। सबसे पहले उनका जो है देखो स्वभाव, उनका एक्सपीरियंस 30 साल 35 साल जो भी है का एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स में, सन ऑफ द सॉइल हैं, धरती पुत्र हैं, बाहर से पैराशूट करके नहीं उनको उतारा गया है। दूसरी बात, ही इज़ ईजिली अप्रोचेबल टू ऑल, हर व्यक्ति की पहुंच उन तक होगी, पढ़े लिखे हैं, ये प्लस पॉइंट है। क्षेत्र के विकास में उनका योगदान है। एज ए मेयर अपना एक कुशल प्रशासक की छवि उन्होंने बनाई हुई है। हर व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी बात सुनते हैं। कुछ करने का जज्बा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र जगी को वोट देना तो बनता है और उनको जिताना है, विधानसभा तक हमें उनको पहुंचाना है। हम बैठेंगे उनके साथ, एक बार वो शपथ ले लें विधानसभा में जाकर के, क्या क्या कार्य हैं हमारे इस क्षेत्र में। जैसे सबसे बड़ा कार्य, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको पूरी तरह से धरातल के ऊपर उतारना है। उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसका जो फॉर्मेट है, उसको पढ़ करके उसके अनुसार, हाँ ज़रूर लेट हो गए हैं, कॉस्ट ओवररन हो गया होगा, जो काम पहले 100 रुपये में होना था अब 125 रुपये में हो जाएगा, ठीक है, वो तो उसकी रीअसेसमेंट हो जाएगी, या अगर पैसा कम पड़ जाएगा तो सरकार की तरफ से आ जाएगा, सेंटर की तरफ से नहीं तो उन्होंने पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, जो एक बार बजट उन्होंने अप्रूव किया वही है। ठीक उसी तरह से उसको समझ के आगे का कार्य किया जाए। ये जो सड़कों पे पार्किंग की समस्या है, इसके बारे में कुछ किया जाएगा। टूटी फूटी नालियां हैं पानी की, उसके बारे में कुछ किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि ये जो पानी जो है लोगों तक 24 आवर पानी की सप्लाई जो है, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। लोगों को घरों में 24 आवर पानी सप्लाई रहे, मीटर हो, उसमें उसकी रीडिंग के हिसाब से उसकी बिलिंग की जाए, और एक थ्रेश होल्ड लिमिट रख दी जाए, ठीक है, कि भाई इतने लीटर पानी आप महीने में फ्री इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, और बाकी का जो है आपका वो जो स्टेज उसमें प्रोग्रेसिव रेट्स दिए जाएं डिफरेंट स्लैब्स के ऊपर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी, सबसे बड़ी बात यह है जो हमारी टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो धर्मशाला का शहर जो है उनके भार को सह नहीं पाता है। यहाँ पे पार्किंग की समस्या हो जाती है, जाम लग जाते हैं, ठीक है, तो लोग तो तभी आएंगे ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना जो है प्राथमिकता होगी नए कैंडिडेट की। कुल मिलाकर के एक टोटल मेकओवर की ज़रूरत है धर्मशाला के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मोहल्ला वाइज, जैसे श्याम नगर है, रामनगर है, ठीक है, और नीचे के एरियाज़ हैं, या वार्ड वाइज जो भी है, एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जानी चाहिए। वो मॉनिटरिंग कमेटी जो है देखे क्या काम, जो पहले तो समस्याएं लोग अपना करें, एक ईमेल उनको दे दी जाएगी, अगर कहीं किसी की कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, पानी नहीं आया है, बिजली कट है, नालियाँ चू चू कर रही हैं, सीपेज हो रही है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक कॉमन मेल आईडी होनी चाहिए, उसके ऊपर बंदा कंप्लेंट डाले।
तो जग्गी जी के ऑफिस में वो मेल खोलने वाला व्यक्ति देखेगा, डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई जाओ फलानी जगह से ये कंप्लेंट आई है, उसको देखो, उसका समाधान करो और रिपोर्ट करो, और वो बंदा फिर फीडबैक लेगा, ये हुआ, समस्या सॉल्व हुई नहीं। इसी तरह एक मोहल्ला वाइज मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, वो देखेंगे कि भाई हमारे इसमें ठीक ठाक काम हो रहा है। ऐसे है कि एमएलए बना दिया जग्गी, तो वो जग्गी सारे काम करेंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, वो नहीं होगा। हम लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी समझनी पड़ेगी, हमको जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा उनके साथ पूरा। सबसे बड़ी कोऑपरेशन तो ये होगी कि उनको बताएं कि भी ये मुद्दे हैं, इनको सॉल्व करो, फिर मॉनिटरिंग करें, नहीं हुए फिर बताएं, ठीक है, उनको सुझाव दें। तो मैं कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए, बहुत हो गया है आज, मुझे लगता है ये आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, मैंने आपका टाइम लिया है। एवरीथिंग सेड एंड डन, नॉटशेल में मैं यही आपसे फिर सभी से निवेदन करता हूँ कि अब जैसे जैसे आगे टाइम आ रहा है, ये जो आगे के 5-7 दिन होंगे ना, ये बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। तो जितने भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जितने भी हैं, ठीक है, सब मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके सड़कों में, मोहल्लों में, कूचों में उतर जाओ, लाइक ए टाइगर, ठीक है। जिसने ये 4-5 दिन जो है ये इस्तेमाल कर लिए प्रॉपरली, जीत गया। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 90% ऑफ द गेम इज ऑलरेडी वन बाई अवर जग्गी, देवेंद्र जग्गी 90% जो है गेम खेल चुके हैं। विरोधी खेमे में बहुत खलबली बची हुई है, हमारे पास थोड़ा बहुत फीडबैक आता रहता है, घबराए हुए हैं वो, चटपटा रहे हैं कैसे करें, और हर हथकंडा अपनाएंगे वो जीतने के लिए। तो आप जागरूक रहें भाई, आपको जहाँ भी कहीं लगता है कि गड़बड़ी हो रही है, हाईलाइट करो उसको, ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द लोकल इलेक्शन ऑफिसर, उनको बताओ कि देखो जाकर के क्या हो रहा है। आंख मूंदी तो काम खराब, वो पहाड़िए च बोल देना कि सुत्तियां दे कट्टू कने जाग देनियां कटियां, तो सौना नहीं है, आँखी खोलियां रखनियां कने देवेंद्र जग्गी जो इस बार असा जिताना है, ठीक है, कने अपना जड़ा बदला ऐसा लेना है। वोट को इतना सस्ता थोड़ी होता है, कहना एक बारी पाई तक ने बंदा लेने चली अगले पासे ना, बिल्कुल नहीं। वोट बहुत बेशकीमती चीज़ है। तो सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी, और जो मैं छोटा सा अधना सा आदमी हूँ, मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर मेरे दिल में मैं जो बात आती है मैं उसको बोल देता हूँ, मैं जो महसूस करता हूँ ना उसको बोल देता हूँ। मैं कोई सीजन पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर कोई भी आदमी किसी चीज़ को दिल में महसूस करेगा तो वो उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ बोल पाएगा। तो एक बार फिर जय धर्मशाला, जय हिमाचल, जय भारत, राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।